क्लियर? ओके, फिर से एक बार उन्होंने पैरामीटर्स क्या लिखे? द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल 30, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट 3.6 10 raised to -3 meters per and magnetic field 0.25 Tesla. Similarly for second coil R2 is equal to 14 ohm, N2 is equal to 42, it is equal to 1.8 10 raised to -3 and magnetic field 0.5 Tesla. The question is given, determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitive M2 and M1. M2 and M1. ओके, तो हम दोनों की फॉर्मूला जानते हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? फॉर्मूला करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला जिसको हम phi अपन I लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी phi upon I इज इक्वल टू क्या होगा? ओके, दो टॉर्क आपको इक्वल करना है. NIAB इज इक्वल टू K5, मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, and therefore phi by I is equal to NAB upon K. NAB अपन क्या लिखेंगे? K. Okay, now sensitivity, current sensitivity SI for 2 upon SI for 1 is equal to N1 A1 B1 upon K, क्योंकि K की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. सिमिलरली फॉर 2 आएगा, 2/1 लिखा है, K upon N1 B1 and A1. ओके, रेशियो फाइंड करना है तो N2 A2 B2 upon N1 A1 B1. कैलकुलेशन क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स 42, क्रॉस सेक्शन 1.8 10 raised to -3, magnetic field 0.5 upon 30 into cross section 3.6 10 raised to -3 and 0.25. हाँ देखो 1.4. ये कैंसर. ओके, अब सिंपल चीज है कि आप इसको मतलब चेंज करें 2, यहां से ये जाएगा 2 कैंसर. इसका मतलब 6/5 से 7/5 क्या लिखेंगे इसके लिए? 7/5. 7/5 0 to 1.4. ओके, रेशियो था इसलिए यूनिट नहीं लिखेंगे, ओके. सिमिलरली फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी SV, ये SI करके हमने लिखा था, जिसको हम लिखेंगे phi by V. फॉर्मूला पता है? V is equal to IR. सुबह में मिला. NAB upon K into I by R. Phi is equal to I upon R. मतलब V is equal to IR यहाँ लिखेंगे, लेकिन phi upon I की फॉर्मूला क्या थी? NAB upon KR. So now SV for 2 and SV for 1, and that is equal to N2 A2 B2 upon KR2 into करके क्या लिखना पड़ेगा? KR1 upon N1 A1 B1, and therefore SV2 by SV1 is equal to N2 A2 B2 upon into R1 upon N1 A1 B1 R2. क्लियर? ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है तो ये वैल्यूएशन 1.4 ये तो आ गई. R1 क्या था? वैल्यू ऑफ R1 is 10 and value of R2 is 14. क्या रेशियो हो सकता है? 1, because 1.4 मतलब 14 divided by 10, 10 10 cancel, 14 14 cancel, answer is 1. क्लियर? इससे ज्यादा कुछ पूछा था? सिर्फ रेशियो फाइंड करना था. ओके बस.
इसने आइडेंटिकल कॉइल लिखी थी, इसलिए हमने क्या काम किया, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, ऐसा लिख के दिया है इक्वेशन के अंदर। इसका मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट करके जो k की वैल्यू हम कांस्टेंट रखे इसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आंसर 1.4, लेकिन ये रेशियो क्या आएगी 1। ये न्यूमेरिकल था 4.10 इन एक्सरसाइज। ओके, नाउ 4.11 की क्वेश्चन पढ़ो। In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 Gauss. 6.5 Gauss मतलब CS unit of magnetic field. 1 Gauss equal to 10⁻⁻4 Tesla. वो भी उन लोगों ने लिख के दिया। 1 Gauss equal to 1 Gauss 10⁻⁻4 Tesla is maintained. An electron is shoot in a field with speed of 4.8 10⁻⁶ meter per second, normal to the field. Normal to the field. Okay, explain why the path of the electron is circle and determine the radius of the circular orbit. Mass of electron, charge of electron are given. पहले क्या एक्सप्लेन करना है कि इसकी पाथ सर्कुलर होगी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होती है? Force acting on electric charge due to magnetic field, फॉर्मूला क्या होगी? ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं होती। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो उन लोगों ने दिया वो सबसे पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूं। ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वहां इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे और जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एंटर होगा कि ये वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जो मतलब फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज ये इनिशियल कंडीशन डिफरेंट पॉइंट लेंगे, सपोज ये A1 पॉइंट, A2 पॉइंट और ये A3 पॉइंट। यहाँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड V1, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, फोर्स F1, वहां वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड V2, फोर्स क्या लिखेंगे F2 और वेलोसिटी V3, फोर्स क्या लिखेंगे F3। ओके, सभी फोर्स की डायरेक्शन आप चेक करो, सेंटर की ओर है, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। क्या कैलकुलेट करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स को देगा। तीनों पॉइंट के लिए आप सपोज कैलकुलेट करेंगे, तीनों पॉइंट के लिए। ओके, तो पहले तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। QV क्रॉस B उन लोगों ने लिख के दिया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द, नॉर्मल करके लिखा। अब चेक करो, क्रॉस मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, मैंने क्या बताया? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। V क्रॉस B मतलब ऐसे स्क्रू रोटेट करेंगे, स्क्रू ऐसे रोटेट होगा मतलब कहाँ जाएगा? अपर डायरेक्शन, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन हुई। ओके, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ चेक करो, वो भी ऐसा ही मिलेगा। वेलोसिटी कहाँ बताई? वहां वेलोसिटी कहाँ होगी? नॉर्मल के तौर पे। यहाँ भी चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी क्या होगी? अपवर्ड। तो ऐसे बताएंगे, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी अपवर्ड, ये दोनों को परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये भी हो गया। यहाँ चेक करो, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगी? वेलोसिटी। ओके, सो V क्रॉस B कहाँ जाएगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो भी मिलेगा। तो मतलब कि हर कंडीशन के अंदर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। लोगों ने लिख के दिया है एट पॉइंट A F1 इज इक्वल टू
at point A1, F1 is equal to Q V1 cross B, F is equal to Q V cross B, बराबर है। ये जो फॉर्मूला लिखी B क्रॉस B आनी चाहिए। फॉर्मूला की जो सीक्वेंस लिखी सही है गलत? गलत है सर, B1 पहले आना चाहिए। सर B क्रॉस ओके, मुझे पता था कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ये कि आपने इलास्ट्रेशन सेकंड कंप्लीट किया। इलास्ट्रेशन नंबर सेकंड, इलास्ट्रेशन सेकंड में यार सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। अब दर्पण में आप चेक कर रहे होंगे इसलिए आप यही बताते होंगे। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या लिखा। एट पॉइंट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन F1 इज इक्वल टू E। ओके, क्यों ऐसा लिखा बताओ आपको। चलो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस P1 क्रॉस B। अब दर्पण में चेक करो माइनस नहीं है। अब सही हुआ? इसका मतलब आपने प्रॉपरली वो इक्वेशन याद नहीं रखा। क्या रखा? F1 इज इक्वल टू Q V1 क्रॉस B। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, और माइनस होगा तो मतलब ये डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं B क्रॉस V1। और B क्रॉस V1 से आप चेक करो, हम लोगों ने लिख के दिया है। ओके, पढ़ो आगे। इन द डायरेक्शन ऑफ A1C, C कहाँ? सेंटर के अंदर। चलो यहाँ डॉट करके लिख रहा हूँ। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? A1C। इस फोर्स की डायरेक्शन A1 टू C होगी। मतलब ये पैराग्राफ पूरा नहीं लिखा तो उस तरफ से लिखना है कि आपको पता चलना चाहिए। देखो उसने लिखा एट पॉइंट A1 the magnetic force acting on an electron F1 is equal to EB cross V1। डायरेक्ट ये लिख दिया EB cross V1। ओके, बाद में लिखा which is in the direction of A1C the force on electron along the curved path is A1 to A2। मतलब क्या होगी? ये फोर्स लगेगा तो अब A1 से कहां तक जाएगा? वो A2 तक जाएगा। क्लियर? अब एट पॉइंट A2 क्या लिखेंगे? F2 इज इक्वल डायरेक्टली इस तरह की फॉर्मूला लिख लो E B क्रॉस V2। अब देखो B क्रॉस V2 बताया, B की डायरेक्शन कौन सी? V2 ऊपर। B की डायरेक्शन कौन सी? इनसाइड। और V2 ऊपर। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? इस तरह से बताना पड़ेगा। इनसाइड क्या होगा? B V2 इस तरह से रोटेट करेंगे, सॉरी उल्टा रखना पड़ेगा इस तरह से क्योंकि आप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं और V2 अपवर्ड डायरेक्शन में बता रहे हैं। B2 इस तरह से तो बाहर की ओर आएगा। ओके, तो हम लोगों ने लिख के दिया। देखो at point A2 the magnetic force exerted on an electron is F2 is equal to E into B cross V2 which is in direction of A2C। which is direction of A2C। ये कहाँ था? A1C। ये क्या लिखेंगे? A2C। ये भी सेंटर की ओर हुआ। एंड सिमिलरली फॉर पॉइंट A3 at point A3 at 3 is equal to E B cross V3। B cross V3 मतलब इनसाइड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आएगा? V3। ओके, V3 तो B तो डाउनवर्ड आएगा, और सॉरी V3 तो B तो अपवर्ड जाएगा, B to V3 तो डाउनवर्ड आएगा। ये B है और ये V3 है। अब V क्रॉस B से जाएगा तो ऊपर, B क्रॉस B से जाएगा तो डाउनवर्ड। ओके, तो ये डायरेक्शन आपको देगा। और इसके लिए आप लेंगे A3C। ये तीनों फोर्स से पता चलता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने दिया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया कि रेडियस कंप्लीट करके दो, तो लिखेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड
is equal to centripetal force. Okay, due to magnetic field, the centripetal force को क्या लिखेंगे? E V B sin theta is equal to mv square by r. v कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये भी sin 90 is equal to mv by r, and therefore r is equal to mv upon eb. ऐसे भी साइक्लोट्रॉन में ही फॉर्मूला हमने पहले से लिखी है, रेडियस r is equal to mv upon qb, mass of electron 9.1 10⁻⁻31, velocity 4.8 10⁻⁶, charge of electron 1.6 10⁻⁻90, and the magnetic field is a 6.5 g, so 6.5 10⁻⁻4. सिंप्लीफाई करो, आंसर मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो, कितना हो रहा है। देखो ये 6 यहाँ जाएगा तो 25 हो जाएगा, -25, और यहाँ रखेंगे तो -23, ऊपर गया तो 10⁻⁻2 बचेगा। -2 ये 3 होता है, ये कितना होगा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3.2 4.2 4.2 2 4.2 into 10⁻⁻2 meter, so 4.2 centimeter is answer, 4.2 centimeter ये आंसर होगा। ओके, 4.11 नंबर की जो 4.11 नंबर के अंदर जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दी, उससे हम लोगों ने 4.13 कंप्लीट करके दिया, उससे 4.12 सॉरी 13 नहीं 12। इसके आगे वाली न्यूमेरिकल चेक करो, उसी से है। इन एक्सरसाइज 4.11 obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. In its circular orbit, does the answer depend on the speed of an electron? Question mark. Okay, so ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी does not depend on, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी velocity does not depend on speed of charge, वही हमको सॉल्व करके देना है। लेकिन पहले साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होती है, सपोज इससे आगे लिखना है, मान लो इससे ही आपको आगे लिखना है, R is equal to mv upon qb, m r omega upon qb, okay, and therefore rm 2 pi f qb, so r cancel, frequency f equal to qb upon 2 pi m, so electric charge of electron 1.6 10⁻⁻90, field 6.5 10⁻⁻4, okay, 2 into 3.14 9.1 10⁻⁻31। सिंप्लीफाई करके तो क्या आंसर क्या आ रही है, ओके, इसमें आप 1.8 हाँ 18.2 1.8 into 10⁻⁶. जस्ट अ मिनट,
ओके आंसर बताओ 1.8 1.8 18.2 into 10 raised to 10 to 6. power 1.8 to 10⁻⁷ ऐसा लिख के दिया है, लेकिन इसको वो बराबर था 18.2 लिखेंगे तो 10⁻⁶ होगा, और इसको 18.2 mhz लिख सकते हैं, mhz। ओके, तो यहाँ से जो कैलकुलेशन स्टार्ट की थी वो 11 नंबर था। अब हमको आंसर लिख के देना है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन, तो क्या लिखेंगे स्पीड, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी v लिख के नहीं आता, v की जगह हमने r ओमेगा कर दिया, और इसलिए फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन लीनियर स्पीड। ओके, और ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन, तो याद रखना कि लीनियर स्पीड उस पर डिपेंड नहीं करता, कि एंगुलर स्पीड तो है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf रख देंगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, तो उन लोगों ने लिख के दिया है does not depend on speed। okay, now last 13 नंबर, मतलब जो हम लोगों ने एक्सरसाइज दी वो पहले कंप्लीट किया, बाद में एडिशनल आज कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। ओके 4.13, a circular coil of turns 30, so n equal to 30 turns, and the radius r is equal to 8 centimeter। Eight into 10⁻⁻2 meter is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. B is equal to 1 Tesla. The field line make an angle 60 with a normal of a coil. थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे 60 with a normal of coil। ओके, क्या करंट रहेगा ना, ये कंप्लीट हो गया? करंट रहेगा। एक मिनट। ओके 6 एम्पियर, electric current is a 6 ampere। Okay, calculate the magnitude of the torque must be applied to prevent the coil from turning। Okay, maximum torque की फॉर्मूला की जगह हम यहाँ 60 डिग्री लिखा है, तो सिर्फ टॉर्क की फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम मतलब एन आई ए, बी साइन थीटा, सभी वैल्यूएशन ऐड करेंगे, सभी वैल्यूएशन ऐड कर देंगे। सो नंबर ऑफ टर्न्स 30। ओके, एक चीज और भी रहेगी, एन आई पाई आर स्क्वायर बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, रेडियस दिया है। 30 इलेक्ट्रिक करंट 6, पाई 3.14, रेडियस 0.08 होल स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, देन साइन 60 √3 बाई 2 या 0.8660। One and sine 60. So now 36, 3.14, 0.08 whole square, 1 into 0.866 डिवाइड करो, टॉर्क मिलेगा
1. आंसर बताओ। 3.313. Newton into meter. 3.313 Newton meter. 3.13 3.13 3.13. 1.13. न्यूटन मीटर। ओके, सेकंड ऑप्शन में लिया कि वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल in number 1 is replaced by the coplanar coil of some irregular shape that enclose the same area. Okay, area वही का वही है, shape irregular है, circular नहीं, irregular है, तो इससे टॉर्क चेंज होगा? तो टॉर्क चेंज नहीं होगा because area shape. ओके, तो टॉर्क does not depend on shape. टॉर्क does not depend on shape, मतलब वही का वही टॉर्क होगा। एरिया इक्वल है मतलब टॉर्क चेंज नहीं होगा। ओके, बाकी तो सब उसने लिखा, देखो सभी चीज वही की वही है, कोप्लेनर भी है मतलब उसी तरह से है, sin 60 आंसर मिलने मतलब एंगल रहेगा। ओके, सिर्फ क्या चेंज की, जो सर्कुलर कॉइल थी उसकी जगह इरेगुलर शेप की कॉइल है, एरिया वही का वही है, तो टॉर्क चेंज होगा, तो लिखना है कि टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। क्लियर? एंड देयरफॉर अगेन आंसर वही मिलेगा, 3.13 न्यूटन मीटर। क्लियर? से ऐसे क्वेश्चंस है जो एडिशनल में दिए, जो हमको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चंस कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे 4.17। ये सभी न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में है। A toroid has a core of inner radius 25 centimeter and outer radius is 26 centimeter. सर इसी चैप्टर में से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे या आगे से सभी चैप्टर में? जहाँ भी पढ़ा वही सबसे काम करना है, आगे पढ़ा है कभी? अरे मतलब 5th चैप्टर से सर। नहीं, मैं मुझे आगे आगे नहीं पढ़ा है, आगे से पढ़ा है कि सभी न्यूमेरिकल उन लोगों ने एक्सरसाइज में दे दिए थे। यहाँ चेक करो कि आपको टॉयलेट की कोई भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में नहीं आएगी, आई थिंक, मतलब सिमिलर क्वेश्चन, ये इसमें 5 से ऐसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सिमिलरली आगे बोर्ड ने पूछा है, इस चैप्टर में है, इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आगे कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी थी हमको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने की। हाँ, सेकेंड चैप्टर में है, लेकिन सेकेंड में उस टाइप के न्यूमेरिकल अब तो एक्सरसाइज में दे दिए गए। क्लियर? और इसलिए उसको रिपीट करने की जहाँ से वैल्यूएशन चेंज है, सेकेंड चैप्टर में ऐसे न्यूमेरिकल है जहाँ वैल्यूएशन चेंज होगी, बाकी प्रोसीजर वही की वही रहेगी। सेकेंड की सेकेंड और थर्ड चैप्टर में आपको ज्यादा क्या काम करना है, तो सीरीज करो कॉम्बिनेशन, एडिशनली जो आएगा वो ज्यादा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? ओके, 4.7 में लिखा था टॉरॉइड हैज अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक, ऐसा लिखा है, वो 5th चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन inner radius 25, outer radius 26, around which 3,500 tons of wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid, inside the core of toroid, and the empty space surrounded by the toroid? जो सिंपल चीज है, सपोज आप टॉरॉइड ड्रॉ करेंगे, टॉरॉइड मतलब वो ट्यूब की तरह होता है, टायर और ट्यूब की तरह, अंदर वाला पोर्शन खाली,
सेंटर से रेडियस r1 और वो रेडियस r2. Okay, first outside the toroid, loop number, इन लोगों ने लूप ड्रॉ करके दी, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 करके, लेकिन डायग्राम में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगे. आउटसाइड द टोरॉइड, अब आउटसाइड टोरॉइड होगा तो उन लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया आउटसाइड, बाद में एक यहाँ दिया, बाद में थर्ड यहाँ ड्रॉ करके दिया है. आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, ये तो बराबर है, सेकंड लूप बराबर है इसके लिए. इन द एम्प्टी स्पेस सराउंड बाय द टोरॉइड. चलो कोई बात नहीं, तीनों के लिए फॉर्मूला तो इक्वली यूज होती है. आगे डायग्राम नहीं बनेगी तो भी चलेगा. ओके, फर्स्ट में हम क्या काम करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड के तो वही होगी, इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू μ0 इंटू समेशन I, μ0 इंटू समेशन I. ओके, अब μ0 इंटू समेशन I लिखेंगे. अब चेक करो, इनसाइड यहाँ कोई करंट मिलेगा, करंट तो यहाँ होगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स, देखो टॉरेंट में यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो इसमें 3500 लिख के दिए वो, और वहां से करंट पास होगा. ओके, यहाँ कुछ मतलब यहाँ सपोज मैंने आपको एक लूप ड्रॉ करके दी, तो ये आंसर क्या लिखेंगे. अब देखो दर्पण में उन लोगों ने ऐसा लिख के दिया कि यहाँ μ0 रिमेन कांस्टेंट, ऐसे लिखा -ni n प्लस ni, और बाद में लिखा है 0 आउटसाइड द टॉरॉइड, आउटसाइड द टॉरॉइड. लेकिन -ni प्लस ni कैसा है, क्योंकि सिंपल चीज है कि जो भी आप ये लूप ड्रॉ करेंगे, ओके, उस लूप के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट लिखना है. ओके, 3 सर्कल हम कंसीडर करेंगे. चलो पहली वाली सर्कल ही, सेकंड यहाँ ड्रॉ करेंगे, सेकंड, और थर्ड यहाँ ड्रॉ करेंगे. अरे हो सकता है कि उन्होंने आउटसाइड के लिए ये वाली लूप कंसीडर की हो, ये वाली लूप उसने कंसीडर की हो, लेकिन ये वाली लूप कंसीडर की तो उसके अंदर तो पूरा टॉरॉइड है, उसके अंदर क्या है, पूरा टॉरॉइड है. उन लोगों ने पूरा टॉरॉइड सपोज लिया तो उन्हें -ni n प्लस ni कैसे कंसीडर किया वो बता रहा हूँ. सपोज यहाँ से हम 2 पोर्शन कंप्लीट करेंगे, तो आधे वायर इनसाइड जाएंगे और आधे वायर आपको आउटसाइड मिलेंगे. सिंपल चीज है कि हम बता कि रिंग से जब करंट पास होता है तो रिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. रिंग से जब करंट पास, 5th चैप्टर में टॉपिक दिया है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि सपोज रिंग से जब करंट पास होता है तो रिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. ओके, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, सपोज ये सॉलिड है, सॉलिड से करंट पास हुआ तो ये सॉलिड मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. सिमिलर बार मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है. तो बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक क्या होता है, साउथ पोल. लेकिन यहाँ कैसे पता चलेगा, स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आपने करंट पास किया और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है. तो आप सॉलिड को परपेंडिकुलरली देखेंगे ऐसे सामने से, और सामने से दिखते वक्त आपको सपोज करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है. मैंने यहाँ से चेक किया, ये सामने से देखा और एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट जाता है तो वो पोल नॉर्थ पोल होता है. और सपोज मैंने परपेंडिकुलर जब सॉलिड चेक किया, जब इस सॉलिड को मैंने परपेंडिकुलर देखा और यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होता है, क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये साउथ पोल बनता है. क्लियर, पता चल गया. किसी भी कॉइल से जब करंट पास करेंगे, ओके, तो उसको परपेंडिकुलर देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है. लेकिन सपोज मान लो कि सिंगल टर्न, रिंग का एक सिंगल टर्न है और वहां से आप करंट पास करें. अब चेक करो कि मेरे सामने एक रिंग है, मैंने चेक किया कि मुझे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिलता है. मैं जो फिंगर टर्न कर रहा हूं उससे पता चलेगा
कि मुझे क्लॉकवाइज दिखता है लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता होगा। आपको कौन सी डायरेक्शन दिखती है? एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मेरे साइड जो पोर्शन है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, आपकी और जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। मतलब सिंगल टर्न भी 2 पोल रखता है, नॉर्थ और साउथ। क्लियर? इसमें क्या होगा कि आप सपोज, क्योंकि सिंपल चीज क्या है कि ये कॉइल यहाँ है, मैंने इधर से लिखा, आपने उधर से लिखा, सिर्फ साइड चेंज कर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से सपोज आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर वाले वायर इनसाइड बताएंगे, तो ये वाले वायर आउटसाइड होंगे। ओके, तो इनसाइड वाली तो माइनस एन लिखेंगे, आउटसाइड को प्लस एन लिखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने कोई रेफरेंस लाइन कंसीडर की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट रहेगी, और इसलिए आउटर सरफेस के लिए हम लोग जो बताया ना गलत है। आउटर सरफेस के लिए मतलब ये 1, ये 2 और इसको क्या बताना पड़ेगा? 3। क्यों ऐसा? कि इस सरफेस के अंदर पूरा टॉरॉइड आ जाता है, और पूरा टॉरॉइड आता है तब जाके इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। ओके, फर्स्ट पता चल गया। अब सेकंड नंबर, सेकंड मतलब टॉरॉइड के अंदर से जो सरफेस पास होती है या क्लोज लूप पास होती है वो, उसके लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बीडीएल इज इक्वल टू म्यू 0 इनटू समेशन आई। आप चाहो तो वो लिख सकते हैं जो काम हमने थियरी में किया था। यहाँ बी और डी एल ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट मतलब cos 0 म्यू 0। ओके, यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n। ओके, सब में से पास होना करंट I, तो क्या लिखेंगे? ni। इंटीग्रेशन बाकी रह गया। ओके, b बाहर रख दो, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू म्यू 0 ni। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब ये टोटल लेंथ, सपोज रेडियस r आपने कंसीडर की, रेडियस कितनी रखी? r। देखो r1 इनर है, r2 आउटर है, लेकिन यहां से यहां तक इसको r बता सकता है, सो b into 2 pi r mu 0 n I and therefore b equal to mu 0 n I upon 2 pi r। ओके, r कैसे कंसीडर करेंगे हम? r1 दिया है, r1 25 सेंटीमीटर, r2 26 सेंटीमीटर, तो r कितना होगा? 1 centimeter. क्या हो सकता है? चलो ये होगा 4 pi 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 3500, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 11 एम्पियर, 2 pi, लेकिन रेडियस लिखना है तो r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2, एवरेज दोनों की एवरेज क्या हो सकती है? 25.5। चलो ये कैंसिल, मतलब 2, so 2 into 35 into 11 10⁻⁵। ओके, ये कितना होगा? एवरेज 25 plus 26 divided by 2, 25.5 into 10⁻²। कंप्लीट करके आंसर दो। थ्री 3.01 to 10 to power 4, एक मिनट, 10 to power 2, मन रोल नंबर करके नहीं लिखना, सिर्फ रोल नंबर लिखना था, 622 या 623, जो सिर्फ इतना ही लिखना था। ओके, 3.01 01, 3.01 हाँ। 10⁻², टेस्ला। तो ये जो हमने कंप्लीट किया वो सेकंड के लिए। अब थर्ड मतलब इस वाली रिंग के लिए, जो सबसे इजी है, इंटीग्रेशन बीडीएल
म्यू जीरो समेशन आई, म्यू जीरो समेशन आई। ओके, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल म्यू जीरो समेशन आई होगा जीरो, क्यों जीरो? इस क्लोज सरफेस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां से करंट पास होगा, मतलब पास होने वाली करंट जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होगी? जीरो। इसका मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। क्लियर? मेरे वर्ड इस तरह से कैलकुलेशन होगा। हाँ, सीक्वेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो उन लोगों ने लिख के दी आपको दर्पण में नहीं पता चलता है, तो आप उनकी डायग्राम इस तरह से पढ़ेंगे। ये जो है वो फर्स्ट पहले आउटसाइड जिसमें पूरा टोरेड आता है, और इसकी रेफरेंस लाइन से इसको Ni प्लस लेंगे तो ये माइनस Ni होगा। करंट की डायरेक्शन इनसाइड, इसके लिए आउटसाइड ऐसी हो जाएगी। ऐसे टर्न है तो करंट यहाँ से अंदर जाता है, तो यहाँ से टर्न होकर करंट कहाँ हो गया? बाहर की ओर आएगा। तो हाफ में प्लस हाफ में माइनस मतलब जीरो। क्लियर? ये तो पता चल जाएगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है। और थर्ड में इसलिए कि इस लूप के अंदर कोई नंबर ऑफ टर्न्स या करंट जैसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? जीरो। ये कौन सा था? 4 पॉइंट। ओके, चलो एक छोटा सा ऐसा न्यूमेरिकल लेंगे, 6 न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए। 4.19, 18 रहने देते बाद में। 4.19, 4.18 भी कंप्लीट करना है, लेकिन पहले 19। चलो, an electron emitted by a heated cathode and accelerate through a potential difference 2 kilovolt, 2 kilovolt मतलब 2000 volt, ओके। सबसे पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल V अलग से लिख रहा हूँ, 2 किलो वोल्ट, इसका मतलब 2000 वोल्ट। Enter region with uniform magnetic field 0.15 Tesla, 0.15 Tesla. Determine the trajectory of electron if the field number 1 is transferred at its initial velocity, and second, make an angle 30 with the initial velocity. Make angle 30 with initial velocity. ओके, पहले के लिए तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी ऑफ, ओके, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। क्यों? अब सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी ये इसके आंसर दे सकते हैं। 1 इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो 1/2 mv², फाइनल इनिशियल तो जीरो, क्योंकि इसको एक्सेलरेट किया जाएगा। ओके, लेकिन जो वर्क हम करेंगे कितना? W इज इक्वल टू VQ, V मतलब पोटेंशियल, इसको एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को, सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2 mv², 1/2 mv²। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो v² इज इक्वल टू 2ve/m। ओके, 2 into 2000, 1.6 10⁻⁻⁹, 9.1 10⁻⁻31। अब देखो, सपोज 2 into 3, 2 into मैं 10⁻³ लिख दो तो ये होगा -16, ऊपर गया तो +31, सो रिमेनिंग क्या होगा? 15। सो नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू, बाकी को सिंप्लीफाई करो, चलो जल्दी। बाकी को सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आ रहा है?
6.4 डिवाइड बाय मेरे ख्याल से 9 पॉइंट 6.4 डिवाइड बाय 9.1 ऐसा होगा, क्योंकि 4 ये 4 6.4 डिवाइड बाय 9.1 कितनी आंसर हुई? ओके चलो ये रेशियो पॉइंट में है, 3.3 एक मिनट, ये 3.6 रेशियो पॉइंट में आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको 14 कर दो, 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 9.1 7.035 7.03 into 10⁻14. ओके इसकी स्क्वायर रूट निकालो 7.035 ये तो 10⁻7 हो जाएगा। 2.65 2.65 into 10 to power 7 2.65 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। अब उन लोगों ने क्या पूछा था? ओके ट्रेजेक्टरी, statement the trajectory of the electron if it transfer. ओके इसके लिए क्या होता है कि सिंपल चीज है, रेडियस हमने mv अपॉन qb लिखते हैं, लेकिन वेलोसिटी की कंपोनेंट कब बनती है? वेलोसिटी कंपोनेंट के सपोज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच की जो एंगल रहती है उस हिसाब से इसको कंप्लीट किया जाएगा। सो r इज इक्वल टू अब mv sin थीटा अपॉन क्यूबी, mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। फर्स्ट मैंने बताया था कि जब वो रोटेट होता है, ओके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरह से बताया था, तब ये बताते हैं mv sin थीटा अपन क्या लिखेंगे आप क्यूबी। ओके चलो पहले उन्होंने क्या बताया ट्रांसफर के लिए तो 90 लिखना पड़ेगा, तो वही फॉर्मूला आएगी रेडियस वाली, मास 9.1 10⁻⁻31 वेलोसिटी 2.65 10⁻⁷ sin 91 1.6 10⁻⁻19 and field 0.15, फील्ड क्या लिखेंगे 0.15। इसे चेक करो, ये होगा जिसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, ऊपर गया तो प्लस 19, इसका मतलब -5 -5 और बाकी का 236.9 9.1 into 2.65 divided by 1.6 और into 0.15 236.9 कितना है 236.9 36.9 97 मतलब। रुको वापिस करता हूँ। 9.1 into 2.65 divided by 1.6 and divided by 0.50 100.47 yes हाँ सर 100.47 100.47 and therefore 1.00 10⁻⁻3 बराबर, इसका मतलब 1 मिलीमीटर होगा। रेडियस कितना होगा 1 मिलीमीटर, रेडियस कितना होगा 1 मिलीमीटर। अब उन लोगों ने जो सेकंड में बताया ना वहां एंगल उसने 30 दिया, तो बस वहां 30 लिख दो, यही फॉर्मूला यूज करनी है सेकंड में। r इज इक्वल टू mv sin 30 के 60 क्या लिखा 30 अपन क्यूबी। देखो इसको एग्जैक्टली आप लिखते तो मेरे ख्याल से 1.006 से क्या आता है कि 5 आता था।
1.005 होता, 6 नहीं 5, ये 5 होता क्योंकि 100.47 है, मतलब हम ओके। अब मेरी बात सुनो कि ये तो आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया, यही आंसर था, तो आप लिख सकते हैं 1.005 sin 30 कितना होगा 0.5, ओके। क्या आंसर मिलेगा 0.5, आप हो जाएगा 0.5025. 0.525 मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर रखा तो मिलीमीटर हो जाएगा, ओके। तो आज 6 न्यूमेरिकल किए, इसको प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दो, और एक लेक्चर मेरे ख्याल से जाएगा अभी भी फ्राइडे वाला, जिसके अंदर इसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आगे वाली चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, और वो पेपर कंप्लीट करके फ्राइडे तक सबमिट करना है स्कूल में। સર તમે કીધું તો નેક્સ્ટ વીક બીજા બે સબ્જેક્ટનું પણ આવશે તો બધું સાથે સબમિટ ના કરીએ. નેક્સ્ટ વીક હજુ આ વીક નહીં, નેક્સ્ટ વીક 25 27 આપણે તો આ ફ્રાઈડે સુધી કમ્પ્લીટ કરીને આપવાનું છે. આજ વેનસડે પરસો સર બે complete સબ્જેક્ટ કરકે ને દેના. એકમાં જ લખે તો ચાલે ને? એ બધું મને નહીં ખબર, જેને ચેક કરીને પૂછો ને સ્કૂલમાં ફોન કરો ને કે શેમાં લખીએ અમે, એક નોટબુકમાં બે નોટબુકમાં, એવું બધું. નેક્સ્ટ વીક કઈ એક્ઝામ છે બોર્ડના તરફ? નેક્સ્ટ બોર્ડ કોઈ એક્ઝામ નથી લેવાનું, આપણે ખાલી શું કરવાનું છે કે એ લોકો પ્રોસિજર પૂછે તો આપણી પાસે હોવું જોઈએ કે હા સ્ટુડન્ટે લખ્યું હતું, તમે ચેક કરીને માર્ક મૂક્યા છે, એટલે તમારા રાઇટ અપ કરીને આપવાનું છે. પેપર તો આપણે પહેલા લખ્યું હતું જ ને, એવું કીધું હોત કે ચાલો એ લઈ લઈએ તો કેવું થાય, બરાબર? એટલે સેકન્ડ થિંગ બીજું કે નેક્સ્ટ ની અંદર તમને મેથ્સ, બાયોલોજી ને ઇંગ્લિશ છે. બોર્ડ પેપર હજુ આપ્યું નથી, આવશે તો ગ્રુપમાં આપી દઈશું. મેથ્સ, બાયોલોજી ને ઇંગ્લિશ બે છે, પછી નેક્સ્ટ વન ફરી પાછું ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી આવશે. જ્યાં સુધી સ્કૂલ સ્ટાર્ટ નહીં થાય કંઈક ચાલ્યા કરશે, બરાબર? અને પાછું આવશે તેની કયા ચેપ્ટર જોઈશું, એ ચેપ્ટર ફરી લખાઈ દઈશું કમ્પ્લીટ. જો ફોર્થ કમ્પ્લીટ થાય, ફિફ્થ વાર નહીં લાગે, ફિફ્થ, સિક્સ, સેવન ફટાફટ થઈ જશે, બરાબર? આમ તો કેલ્ક્યુલેશન એવું છે કે જો આ વીકમાં અને મતલબ આ મંથમાં ફિફ્થ કમ્પ્લીટ થાય તો 6 અને 7 નેક્સ્ટ મંથમાં, તો સપ્ટેમ્બર ની અંદર આપણો 50 માર્ક્સનો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બરાબર? એટલે આ કમ્પ્લીટ લખીને પૂછી જો સ્કૂલમાં શેમાં એક નોટબુક લખવાનું, બે માં લખવાનું, એને પૂછી જો એકવાર, પછી તમે કમ્પ્લીટ કરો, ફોન કરી જોજો. કાલ તો આપવાનું, પરમ દિવસ ફ્રાઈડે, ઓકે? હા સર.